बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कमर अस्करी है और आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स में इसे थोड़ा सा मुश्किल समझा जाता है। इसमें हम बात करेंगे कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर वेट्स को अपडेट करने के लिए जो डेल्टा रूल है, उस डेल्टा रूल में एक एलिमेंट कंप्यूट करना पड़ता है जिसमें हम एरर का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू दैट वेट, जिस वेट को हम अपडेट करना चाह रहे होते हैं, वो डेरिवेशन हमने लेना होता है। तो बेसिकली ये काफ़ी नहीं है कि आपको ये पता हो कि जब आप डेरिवेशन लेते हैं तो उसके अगेंस्ट आप किन किन कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हैं किसी वेट को अपडेट करने के लिए। ये ज़रूरी है कि आपको उसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसका इल्म हो कि किस तरह से डिराइव होता है किसी भी एक पर्टिकुलर वेट को अपडेट करने के लिए। वो जो आप डिराइव करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू दैट वेट, वो हमारे पास किस तरह से आता है। तो इस वीडियो का स्पेशली मकसद सिर्फ ये है कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास अगर एक न्यूरल नेटवर्क है, चाहे उसमें एक लेयर है या मल्टीपल लेयर्स हैं, तो हमें उन वेट्स को अपडेट करने के लिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर निकालना होता है विद रिस्पेक्ट टू अ वेट, वो हम किस तरह से डिराइव करते हैं, इस वीडियो में हम इस चीज़ को कवर करेंगे जी। ओके, जनरलाइज डेल्टा रूल फॉर ग्रेडियंट डिसेंट और बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम। ये जो रूल आपके सामने लिखा हुआ है, हम इस रूल को डिस्कस नहीं करने जा रहे। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जिसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे शेयर कर दूँगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अलबत्ता ये है कि हम इस रूल को डिस्कस नहीं करने जा रहे। इसमें हम जो मैंने जिस कंपोनेंट को डिस्कस करना है उसको मैंने रेड कलर में यहाँ पे मेंशन कर दिया है। हम जानते हैं कि हमें कोई भी वेट, सपोज डब्ल्यू आई एक वेट है कि न्यूरल नेटवर्क में, उसको अपडेट करना है तो हमारे पास एक जनरलाइज या एक डेल्टा रूल ये है कि आप उस ओल्ड वेट में या करंट वैल्यू ऑफ दैट वेट में से आप माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू दैट वेट, और उसको साथ एक कंपोनेंट अल्फ़ा जिसको लर्निंग रेट कहते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम ओल्ड वेट में से ताकि हम न्यू वेट कंप्यूट कर सकें। तो इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस रूल कि इसमें माइनस क्यों यूज़ हो रहा है, इसमें लर्निंग रेट का क्या रोल है, इसमें ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू वेट है, किस तरह से ये सबब बनेगा उस वेट को उस तरफ लेके जाने में कि जहाँ पे हमें बेस्ट आउटपुट मिल सके। तो ये बातें हम इस लेक्चर में नहीं कर रहे। इसके लिए मैं, जैसे कि मैंने बताया कि एक सेपरेट वीडियो में हम इस पे बात कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा। अलबत्ता हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू सम वेट आई अगर कैलकुलेट करना है तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम इस पे बात करेंगे। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं जी, हमारे पास एक डेटा सेट है। बहुत सिंपल सा मैं डेटा सेट ले रहा हूँ जिसमें x1 x2 दो फीचर्स या दो इनपुट्स हैं, तीन सैम्पल्स हैं इस डेटा सेट में, और x0 आपकी वो बायस इनपुट है जिसको आप 1 या -1 पर यूजुअली फ़िक्स कर देते हैं। हम इसमें 1 पर उसे फ़िक्स कर रहे हैं। y डिज़ायर्ड वो आउटपुट है जो डिज़ायर्ड है, जो रिक्वायर्ड है, जो हम जिस आउटपुट को हम टारगेट आउटपुट कह रहे हैं, जहाँ पे हम लेके जाना चाह रहे हैं अपने न्यूरल नेटवर्क को। तो वो अगर हम बहुत सिंपलेस्ट केस से स्टार्ट करते हुए अगर सिर्फ एक न्यूरॉन को हम देखें, तो उस न्यूरॉन को अगर आप यहाँ पे देख सकें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनपुट्स हैं, x1 x2 बायस इनपुट है, और मुतल्लिका वेट्स w0 w1 एंड w2, इनसे ये मल्टीप्लाई होते हैं, और हमारे पास एक्टिवेशन जो कि वेट्स पर बेसिकली डिपेंडेंट है वो कंप्यूट होती है। और एक्टिवेशन को कंप्यूट करने के लिए आप जानते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो इनपुट्स और वेट्स को आप मल्टीप्लाई करके उनका एक वेटेड सम बेसिकली अपनी इनपुट का आप ले रहे होते हैं कि x0 इंटू w0 प्लस x1 इंटू w1 प्लस x2 इंटू w2 एंड सो ऑन। तो ये जो एक्टिवेशन है ये हम फिर एक एक्टिवेशन फंक्शन को दे देते हैं।
एक्टिवेशन फंक्शन आपके पास कई तरह के हैं, हाइपर टेंजेंट, हाइपरबॉलिक टेंजेंट है, या आपके पास स्टेप फंक्शन है, लीनियर है। इसी तरह से आपके पास एक बड़ा वेल नोन फंक्शन जिसे हम सिग्मॉइड फंक्शन कहते हैं, जो कि यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है। आप उससे अपनी जो एक्टिवेशन आपने कंप्यूट की होती है उसे पास कर देते हैं और वो उसके अगेंस्ट आपको एक आउटपुट कंप्यूट करके या जनरेट करके देता है, जो कि इन द रेंज ऑफ 0 to 1 होती है। तो हम फ़िलहाल यहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन को कंसिडर कर लेते हैं। तो एरोज़ जो हैं बेसिकली यहाँ पे ये इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि एक न्यूरॉन की आउटपुट डिपेंड करती है उस न्यूरॉन की एक्टिवेशन पे, और न्यूरॉन की एक्टिवेशन जो है वो डिपेंड करती है उन वेट्स पे, जो वेट्स उन कनेक्शंस के ऊपर मेंशन्ड होते हैं, जो कनेक्शंस उस न्यूरॉन के अंदर इंसिडेंट होते हैं। तो अब इसके बाद हम जानते हैं कि हम एक एरर कंप्यूट करते हैं। एरर क्या होता है कि आपकी प्रेडिक्शन और जो असल आउटपुट, डिज़ायर्ड आउटपुट थी, इनका डिफरेंस, इसको हम एरर कह देते हैं। और यूजुअली या तो हम उसका एब्सोल्यूट ले लेते हैं या हम उसको स्क्वायर कर देते हैं ताकि वो हमेशा पॉजिटिव रहे, क्योंकि एरर हम चाहते हैं हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, जिसको हम रिड्यूस करके ज़ीरो की तरफ लेके जाना चाह रहे होते हैं। तो लिहाजा ये जो एरर है ये आप कई तरह का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर्ड एरर हो सकता है, मीन स्क्वायर्ड एरर हो सकता है, एब्सोल्यूट एरर हो सकता है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर्ड एरर को डिस्कस कर रहे हैं जी। ठीक है जी। तो हम जानते हैं कि एरर डिपेंड करता है आउटपुट ऑफ दी न्यूरॉन पे, जो आउटपुट न्यूरॉन है उसकी आउटपुट पे डिपेंड करता है, और उसकी आउटपुट डिपेंड करती है फिर उस न्यूरॉन की एक्टिवेशन पे, और उसकी एक्टिवेशन आगे डिपेंड करती है फिर उस न्यूरॉन के वेट्स पे। तो ये एक चेन बनती है, जिसके लिए फिर हम जब हम इसको डिराइव करेंगे तो यहाँ पे हम चेन रूल ही का इस्तेमाल करेंगे डेरिवेटिव लेने के लिए। अभी फ़िलहाल हम अगर बात करें कि हमें अगर ये मालूम करना है, क्योंकि एक चीज़ इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर अगर हमें मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू सम वेट आई, तो जो एरर है वो डायरेक्टली वेट पर डिपेंडेंट नहीं है। आप इस चेन में देख सकते हैं कि एरर डिपेंड कर रहा है न्यूरॉन की आउटपुट पे, न्यूरॉन की आउटपुट डिपेंड कर रही है उस न्यूरॉन की एक्टिवेशन पे, और उस न्यूरॉन की जो एक्टिवेशन है वो आगे उस वेट पर डिपेंड कर रही है, जिस वेट के विद रिस्पेक्ट आपने डेरिवेटिव लेना है अपने उस एरर का। तो चूंकि ये चेन बन रही है, तो अब हम इसको पहले हम इंडिविजुअली इन कंपोनेंट्स को देख लेते हैं, और फिर हम इनको मिलाकर चेन रूल को यूज़ करते हुए फाइनली पार्शियल डेरिवेटिव इसका कंप्यूट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें, तो अगर हमें ये मालूम करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू वेट क्या है, तो पहले हमें मालूम करना चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट क्या है, क्योंकि एरर इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट ऑफ दैट न्यूरॉन। तो हमें निकालना होगा या मालूम करना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्चुअल। वाई एक्चुअल क्या है? आउटपुट ऑफ दिस आउटपुट न्यूरॉन। ठीक है जी, जिसको मैं वाई एक्चुअल कह रहा हूँ, वो असल आउटपुट जो कि हमारे न्यूरॉन ने हमें कंप्यूट करके दी है। तो अगर आप इसका फॉर्मूला देखें, और इस फॉर्मूला को देखते हुए, यानी कि वाई एक्चुअल माइनस वाई डिज़ायर्ड होल स्क्वायर, अगर आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्चुअल, यानी वाई एक्चुअल को एक वेरिएबल कंसीडर करते हुए अगर आप इस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है कि वाई एक्चुअल माइनस वाई डिज़ायर्ड का स्क्वायर। तो इस फंक्शन का अगर हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्चुअल, तो वो डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू वाई एक्चुअल माइनस वाई डिज़ायर्ड। यानी हम जानते हैं कि हमारे पास डेरिवेटिव लेने के लिए एक रूल है कि अगर आप किसी वेरिएबल की पावर n है और आप उस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं, तो पहले आप पावर रिजॉल्व करते हैं, उसमें एक माइनस करके और उस पावर से मल्टीप्लाई करके, ये वही वाला रूल है। तो 2 इंटू वाई एक्चुअल माइनस वाई डिज़ायर्ड इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस एरर ई विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्चुअल। तो एक कंपोनेंट हमने ये रिजॉल्व कर दिया। फिर हमने कहा कि एरर डिपेंड कर रहा है वाई एक्चुअल पे, यानी असल आउटपुट पे, और असल आउटपुट फिर डिपेंड कर रही है आगे उस न्यूरॉन की एक्टिवेशन पे। यानी ये वाला जो एरो है, ये आपको इसी बात की तरफ ये इशारा कर रहा है कि आपकी जो वाई एक्चुअल है वो डिपेंडेंट है
उस न्यूरॉन की एक्टिवेशन पे। तो लिहाजा अब हमें फाइंड करना होगा डेरिवेटिव ऑफ वाई एक्चुअल विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन। अब यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चूंकि मेरे इस न्यूरल नेटवर्क में एक ही लेयर है, तो अगर एक न्यूरल नेटवर्क में एक ही लेयर हो तो वो आउटपुट लेयर भी होती है एट द सेम टाइम। तो लिहाजा ये जो एक न्यूरॉन है ये एट द सेम टाइम आउटपुट न्यूरॉन भी है। तो इस न्यूरॉन की जो आउटपुट है वो मेरे न्यूरल नेटवर्क की भी आउटपुट कहलाएगी, इस वजह से मैं इसे वाई एक्चुअल भी कह रहा हूँ। तो लिहाजा अगर मुझे ये मालूम करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एक्चुअल विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन, तो ये ऐसे ही है जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्टिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन, बिकॉज एफ ऑफ एक्टिवेशन इज द आउटपुट ऑफ दिस न्यूरॉन। ठीक है जी। तो वाई एक्चुअल इज इक्वल टू, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वाई एक्चुअल इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है जी। तो ये डेरिवेटिव अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अब अगर आप सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो फिर मुझे इस फॉर्मूला का डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन, इस फॉर्मूला का। और अगर आप यहाँ पे स्टेप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव हमें पता ज़ीरो होता है, या अगर आप हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं या आप कोई और एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो फिर उस हिसाब से ही डेरिवेटिव कंप्यूट होगा। तो हम इस डिटेल में तो नहीं जा रहे कि सिग्मॉइड फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हम लें विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट, जो कि यहाँ पे उसकी इनपुट एक्टिवेशन है, तो एक्टिवेशन के विद रिस्पेक्ट, तो वो डेरिवेटिव उसका जो है वो हम ये यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्या आएगा। इसको बहरहाल अगर आप समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जो है वो शेयर कर दूंगा जिसमें मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि सिग्मॉइड फंक्शन का डेरिवेटिव जो मैं यहाँ मेंशन करने जा रहा हूँ वो कैसे आता है। अलबत्ता वो डेरिवेशन होगा कि अगर आप डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्टिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन अगर मालूम करना चाहते हैं तो वो हमारे पास होगा एफ ऑफ एक्टिवेशन इंटू 1 माइनस एफ ऑफ एक्टिवेशन। ये सिंपल, यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक न्यूरॉन, ये जो आउटपुट न्यूरॉन है इसकी एक्टिवेशन आ रही है 5, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्टिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन क्या है, तो वो बराबर होगा एफ ऑफ एक्टिवेशन यानी एफ ऑफ 5, यानी इस सिग्मॉइड फंक्शन में 5 इनपुट कर दूँ, इनटू 1 माइनस एफ ऑफ एक्टिवेशन यानी कि सिग्मॉइड फंक्शन में 5 इनपुट करके जो आपके पास जवाब है। तो बेसिकली दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन और सिग्मॉइड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन, क्योंकि एक्टिवेशन एक इनपुट के तौर पर इस फंक्शन को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो सेकंड कंपोनेंट है, यानी हमने कहा कि एरर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू असल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्चुअल आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन, और तीसरी जो चीज़ थी जो हम इस एरो से यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ दिस न्यूरॉन विद रिस्पेक्ट टू वेट आई। यहाँ पे मैं वेट 1 की बात अगर कर रहा हूँ तो विद रिस्पेक्ट टू वेट 1, और अगर इन जनरल बात करें तो किसी भी वेट आई के विद रिस्पेक्ट आप वो डेरिवेटिव ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिवेशन विद रिस्पेक्ट टू वेट आई, क्योंकि एक्टिवेशन जो है वो वेट से इफ़ेक्ट हो रही है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या डेरिवेटिव आएगा, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स आई। एक्स आई क्यों आएगा, क्योंकि अगर आप इस फंक्शन यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन क्या है, एक्टिवेशन ये है जिसको मैं इस वक्त इनसर्कल कर रहा हूँ कि ये मेरे पास एक्टिवेशन है जी, तो मुझे इसका चेंज होने की शरह विद रिस्पेक्ट टू वेट आई अगर निकालना है। सपोज़ अगर वेट आई मेरे पास W1 है, तो अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W1 लूँगा तो पहला कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट जो है ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें W1 यूज़ नहीं हो रहा। इसी तरह से ये वाला कंपोनेंट भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें भी W1 यूज़ नहीं हो रहा, और ये जो सेंट्रल कंपोनेंट है इसमें W1 यूज़ हो रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू W1 जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो इसका जवाब आएगा x1। x1 एक कांस्टेंट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा, तो यहाँ पे x1 आ जाएगा। अगर मैं W2 के विद रिस्पेक्ट इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लूँगा तो x2 आंसर आएगा, और अगर विद रिस्पेक्ट टू W0 इसका डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास x0 जो कि मैंने 1 पे फिक्स किया हुआ है वो आंसर आ जाएगा। तो सिंपली इन जनरल अगर आप विद रिस्पेक्ट टू WI डेरिवेटिव लेते हैं एक्टिवेशन का तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो XI आएगा। ओके, तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा
इसको एक चेन रूल की शेप देंगे पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करने के लिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आई फिर हम किस तरह से लिख सकते हैं, जो ऊपर एक फिगर के ज़रिए भी समझाने की कोशिश की गई है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आई, तो चूँकि एरर डायरेक्टली डब्ल्यू आई पर डिपेंडेंट नहीं है, एरर डिपेंडेंट है आउटपुट पे, आउटपुट डिपेंडेंट है एक्टिवेशन पे, और एक्टिवेशन फिर डिपेंडेंट है उस वेट पे जिसके विद रिस्पेक्ट एरर आपने मालूम करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर आपने फाइंड करना है। तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू y actual, rate of change of y actual with respect to activation and rate of change of activation with respect to wi, जो हम अभी हमने इन प्रीवियस स्लाइड कंप्यूट किया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू y एक्चुअल जो था वो हमारे पास था 2 इंटू वाई एक्चुअल माइनस वाई डिज़ायर्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्टिवेशन और y एक्चुअल विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन जो था वो हमारे पास था एफ ऑफ एक्टिवेशन इंटू 1 माइनस एफ ऑफ एक्टिवेशन, जो कि सिग्मॉइड फंक्शन को हम यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से ये जवाब आ रहा है। अगर कोई और एक्टिवेशन फंक्शन हम यूज़ करते तो कोई और आंसर हमारे पास आता। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिवेशन विद रिस्पेक्ट टू वेट आई, हमारे पास जो जवाब आया था वो एक्स आई था। तो चेन रूल को अप्लाई करते हुए हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू वाई डब्ल्यू आई जो है वो कंप्यूट हो जाएगा। तो ये बेसिकली अगर हमारे पास एक ही लेयर ऑफ न्यूरॉन्स हैं, यानी एक ही कह लें कि न्यूरॉन जो है वो इनपुट लेके आउटपुट जनरेट कर रहा है और वो आगे किसी और न्यूरॉन को इनपुट नहीं कर रहा, तो फिर हमने देखा कि हमारा जो डेरिवेटिव है वो किस तरह से हम कंप्यूट करेंगे। अब मैं इसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास 2 लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं। तो अब अगर मेरे पास 2 लेयर्स इन्वॉल्व्ड हैं तो आप देख सकते हैं कि जो पहली लेयर है जिसको मैं यहाँ पे L1 कह देता हूँ, यानी ये वाली जो लेयर है ये लेयर 1 का फर्स्ट न्यूरॉन, बल्कि मैं एक ही न्यूरॉन इसमें एज्यूम कर रहा हूँ, और ये लेयर 2 के न्यूरॉन्स हैं। लेयर 2 का ये फर्स्ट न्यूरॉन है और ये लेयर 2 का सेकंड न्यूरॉन है। तो ये भी लेयर 2 का न्यूरॉन है, लिहाजा ये सेकंड न्यूरॉन इसे कह देते हैं। थोड़ा सा मैं इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इस न्यूरॉन को नाम दे रहा हूँ H फॉर हिडन लेयर। तो ये हिडन न्यूरॉन है, इसका नाम H है। इसकी एक्टिवेशन को मैं H ऑफ A कहूँगा और इसके एक्टिवेशन फंक्शन की आउटपुट को मैं F ऑफ H एक्टिवेशन कहूँगा। ठीक है जी। इसी तरह से मेरे पास पहला न्यूरॉन आउटपुट लेयर का जो है उसे मैं O1 कह देता हूँ और दूसरे न्यूरॉन को मैं नाम दे रहा हूँ O2। तो पहले न्यूरॉन की जो एक्टिवेशन है उसे मैं O1 एक्टिवेशन कहूँगा और दूसरे न्यूरॉन की एक्टिवेशन को मैं O2 एक्टिवेशन कहूँगा। और इसी तरह से पहले न्यूरॉन आउटपुट न्यूरॉन के की आउटपुट को मैं F ऑफ O1 एक्टिवेशन, या फिर चूँकि ये फाइनल आउटपुट न्यूरॉन भी है तो मैं इसकी आउटपुट को Y1 एक्चुअल भी कह सकता हूँ। और एट दी सेम टाइम दूसरे न्यूरॉन की आउटपुट को F ऑफ O2 एक्टिवेशन, या फिर चूँकि ये भी एक आउटपुट न्यूरॉन है तो इसे मैं Y2 एक्चुअल भी कह सकता हूँ। ठीक है जी। बाकी आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल आउटपुट न्यूरॉन्स हों तो फिर जो न्यूरॉन्स आउटपुट लेयर के अंदर होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, अलबत्ता वो पिछली लेयर के न्यूरॉन्स पर डेफिनेटली डिपेंड कर रहे होते हैं, बट एक दूसरे से वो टोटली इंडिपेंडेंट है। तो इस वजह से हम जो फर्स्ट न्यूरॉन जो है आउटपुट न्यूरॉन उसके एरर को हम कह देंगे E1 एरर और दूसरे न्यूरॉन के एरर को हम नाम देंगे जी E2। यानी E1 जो है वो इक्वल होगा Y1 एक्चुअल, यानी जो आउटपुट न्यूरॉन 1 ने आउटपुट प्रिडिक्ट की है माइनस जो उससे एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसका जो डिफरेंस है, यानी माइनस करके उसका स्क्वायर लेंगे हम। और जो E2 सेकंड एरर है जो कि इंडिपेंडेंट है एरर 1 से, वो ये है कि दूसरे न्यूरॉन के जो प्रिडिक्टेड आउटपुट है उसमें से अगर डिज़ायर्ड आउटपुट हम माइनस कर दें उस न्यूरॉन के लिए और उसका हम स्क्वायर ले लें। तो लिहाजा अब हमारे पास एरर जो है वो बेसिकली मल्टीपल न्यूरॉन्स के अंदर की वजह से आने वाले एरर्स के सम के बराबर होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे E को कह देंगे E इज़ इक्वल टू E1 प्लस E2। ये दोनों के एरर्स को हम कंबाइन करके सम करके एक सिंगल एरर यहाँ से कंप्यूट करेंगे। और अब अगर हमसे कहा जाता है कि जी फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू वेट आई,
तो अब चूंकि एरर जो है वो आगे कॉम्बिनेशन है, आगे सम है मल्टीपल एरर्स का, और वो एरर्स एक दूसरे पर डिपेंड भी नहीं कर रहे, तो लिहाजा हम फिर ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर 1 विद रिस्पेक्ट टू वेट आई प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर 2 विद रिस्पेक्ट टू वेट आई, और इनको हम सम कर दें तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू वेट आई होगा। ये सम डेरिवेटिव लेके सम हम इसलिए कर रहे हैं, यानी अदरवाइज हम डेरिवेटिव लेके सम नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि हमें पता है कि ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, एरर 1 एरर 2 से इंडिपेंडेंट है, एरर 1 से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये एक दूसरे को अपनी आउटपुट्स नहीं भेज रहे, तो जिसकी वजह से हम कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर 1 विद रिस्पेक्ट टू वेट आई अगर आप अलहदा कंप्यूट कर लें, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर 2 विद रिस्पेक्ट टू वेट आई जो है उसे आप सेपरेटली कंप्यूट करके अगर आप दोनों को सम कर लें तो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर, टोटल एरर विद रिस्पेक्ट टू वेट आई आ जाएगा। तो ये अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली ये किस तरह से हम कंप्यूट कर सकते हैं बारी बारी। अगर आप इस फॉर्मूला को गौर से देखें तो अब आप यहाँ से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो आपका, अब मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल मैं एरर 1 के पर्सपेक्टिव से बात करूँगा और उसके बाद फिर मैं एरर 2 के पर्सपेक्टिव से भी बात करूँगा। तो एरर 1 जो है वो आउटपुट न्यूरॉन 1 जो है उसकी आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट पर डिपेंडेंट है, उसकी एक्चुअल आउटपुट आगे उस न्यूरॉन की एक्टिवेशन पर डिपेंडेंट है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि E1 जो है वो डिपेंडेंट है Y1 एक्चुअल पे, Y1 एक्चुअल डिपेंडेंट है आगे O1 यानी उस न्यूरॉन की एक्टिवेशन पे, उसकी एक्टिवेशन जो आगे डिपेंड कर रही है पिछले न्यूरॉन की आउटपुट पे। ठीक है जी, ये चीज़ आप देख सकते हैं। और उस न्यूरॉन की आउटपुट जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डिपेंड कर रही है उसकी एक्टिवेशन पे, और फिर उसकी एक्टिवेशन हम देख सकते हैं कि WIs पर डिपेंड कर रही है। तो अब ये जो चेन बनेगी, अब ये चेन को हम कुछ इस तरह से लिख सकेंगे कि अगर हमने निकालना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू वेट आई, तो बेसिकली हमें ये कंप्यूट करना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर 1, यानी अभी हम एरर 1 के हवाले से बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर 1 विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट ऑफ आउटपुट 1 न्यूरॉन, ये वाला पार्ट। ठीक है जी, ये इस एरो के लिए हम ये लिख रहे हैं। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट 1 न्यूरॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन ऑफ दैट न्यूरॉन। ठीक है जी, इस न्यूरॉन की जो आउटपुट है वो Y1 एक्चुअल भी लिख सकते हैं आप, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसे F ऑफ O1 एक्टिवेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आउटपुट न्यूरॉन है तो इसकी आउटपुट न्यूरल नेटवर्क की इस आउटपुट के इक्वल आ रही है। तो लिहाजा हम यहाँ पे कह देते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट ऑफ दिस न्यूरॉन विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्टिवेशन, O1 की एक्टिवेशन के विद रिस्पेक्ट F ऑफ O1 एक्टिवेशन के चेंज होने की शरह, फिर यानी इसी आउटपुट न्यूरॉन के एक्टिवेशन के चेंज होने की शरह पिछले न्यूरॉन, हिडन न्यूरॉन की आउटपुट के विद रिस्पेक्ट। तो पिछले न्यूरॉन की जो हिडन लेयर का न्यूरॉन है उसकी न्यूरॉन की आउटपुट किसके बराबर है, F ऑफ H एक्टिवेशन, यानी हिडन न्यूरॉन की एक्टिवेशन को F फंक्शन में पास किया तो जो उसकी आउटपुट आई थी, यानी कि ये वाली चीज़ जो है इसको हम कह रहे हैं। ठीक है जी, और इसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट ऑफ हिडन न्यूरॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन ऑफ दैट न्यूरॉन, तो ये वाला कंपोनेंट इस चीज़ को डील कर रहा है। और देन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ हिडन न्यूरॉन विद रिस्पेक्ट टू वेट आई, जिसके विद रिस्पेक्ट एक्चुअली हम एरर का डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये 5 कंपोनेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व्ड हैं, जो कि आगे अगर हम ये डेरिवेटिव कंप्यूट करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये कंप्यूट होके आ रहे हैं जी। ये आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे थोड़ा सा पिछला जो स्लाइड पर हमने बात की थी उसे रिकॉल करते हुए अगर मैच करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी ये वाला जो एरर है, ये एरो है, ये था रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर 1 विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट ऑफ दिस न्यूरॉन। तो वो वही चीज़ आएगी जो हमने पहले भी बात की कि 2 इंटू वाई एक्चुअल माइनस वाई डिज़ायर्ड। ठीक है ना जी, ये वही चीज़ है, यानी ये जो E1 फंक्शन है, इस फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्चुअल, जो कि पिछली स्लाइड पर भी हमने ये लिया था, तो ये जवाब आया था।
फिर आगे रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट ऑफ दिस O1 न्यूरॉन, यानी इस न्यूरॉन के आउटपुट की चेंज होने की शरह इज विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन ऑफ दिस न्यूरॉन। तो ये वही चीज़ है जो हमने पिछली स्लाइड पर भी बात की कि बेसिकली ये डिपेंड करता है कि एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और अगर हम एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो सिग्मॉइड यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा एफ ऑफ आउटपुट O1 एक्टिवेशन, यानी इस न्यूरॉन की एक्टिवेशन को आप सिग्मॉइड फंक्शन में जो पास करके आउटपुट ले रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एफ ऑफ O1 एक्टिवेशन, यानी O1 क्या है, ये आउटपुट 1 न्यूरॉन है। तो ये वही चीज़ है जी जो पिछली स्लाइड में यहाँ तक हम बात कर चुके हुए हैं। हाँ, यहाँ पे जो अगला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये ग्रीन कंपोनेंट, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ आउटपुट 1 न्यूरॉन, यानी इस न्यूरॉन के एक्टिवेशन के चेंज होने की शरह विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट ऑफ दिस न्यूरॉन, इस न्यूरॉन के आउटपुट के विद रिस्पेक्ट। वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि V3, यानी कि वो वाला वेट जो इस ये वाला जो वेट है ये बेसिकली जवाब में आएगा। ऐसा क्यों, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये अगर आप ये वाली पोर्शन देखें तो ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप आउटपुट 1 की एक्टिवेशन कंप्यूट करें तो आउटपुट न्यूरॉन 1 की जो एक्टिवेशन है वो बराबर है पिछले न्यूरॉन से आने वाली इनपुट जो कि उस न्यूरॉन की आउटपुट है, जिसे मैं एफ ऑफ एच एक्टिवेशन कह रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाई वो कनेक्शन वेट जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है V3। तो बेसिकली आउटपुट 1 न्यूरॉन की एक्टिवेशन किसके बराबर है, हिडन न्यूरॉन के आउटपुट मल्टीप्लाइड बाई वो कनेक्शन वेट। इसी तरह से अगर और भी पिछली लेयर में न्यूरॉन्स होते तो उनसे भी अगर कुछ इनपुट्स इस न्यूरॉन में आ रही होती तो उनसे मुतल्लिका वेट्स के साथ ज़रब दे के आप इसमें जमा कर देते। मैंने एक ही यहाँ पे रखा हुआ है ताकि हम इसे ईजीली समझ सकें। तो जब हम इस O1 एक्टिवेशन का डेरिवेशन लेंगे, ये जैसे कि लिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट ऑफ प्रीवियस नोड, जिसे मैं एफ ऑफ एच एक्टिवेशन कह रहा हूँ, तो एफ ऑफ एच एक्टिवेशन के विद रिस्पेक्ट जब आप इस पोर्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो एफ ऑफ एच एक्टिवेशन के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हुए V3 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट के तौर पर वहाँ पे बिहेव कर रहा होगा। तो V3 वुड बी दी आंसर, तो इस वजह से आपने ये यहाँ पे V3 लिख दिया। ठीक है जी। इसी तरह से द फोर्थ कंपोनेंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट ऑफ हिडन न्यूरॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन ऑफ हिडन न्यूरॉन। तो ये अगेन एक्टिवेशन फंक्शन पर डिपेंड करता है। अगर आप सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आ जाएगा कि एफ ऑफ एच एक्टिवेशन, यानी हिडन न्यूरॉन की जो एक्टिवेशन है सिग्मॉइड फंक्शन में पास करके जो आउटपुट आ रही है वो मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एफ ऑफ एच एक्टिवेशन। तो ये हमारे पास फोर्थ कंपोनेंट का डेरिवेटिव है। और फाइनली अब आप कहेंगे कि हिडन न्यूरॉन के एक्टिवेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेट WI। तो ये जैसे हमने पिछली स्लाइड पर बात की थी कि जिस कनेक्शन वेट के साथ वो जुड़ा हुआ होगा वो कनेक्शन वेट जिस इनपुट के साथ वो कनेक्शन वेट जुड़ा हुआ होगा वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो अगर आप WI के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो XI के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो यहाँ पे आपके पास XI आ जाएगा। तो ये है जी बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ एरर 1 विद रिस्पेक्ट टू WI। यही अमल आप दोहराएंगे दूसरे आउटपुट न्यूरॉन पर जनरेट होने वाले एरर के लिए, जो कि आपके पास ये फार्मूला बनेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर 2 विद रिस्पेक्ट टू वेट I। उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर 2 विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट ऑफ न्यूरॉन 2, रेट ऑफ चेंज ऑफ output of neuron 2 with respect to activation of neuron 2, output neuron 2, and rate of change of activation of output neuron 2 with respect to activation output of hidden layer neuron, and rate of change of hidden layer neurons output with respect to activation of hidden layers neuron, or finally rate of change of activation of hidden layer neurons with respect to the weight I। ये सेम वही फॉर्मूला है, जस्ट इसमें अगर आप थोड़ा सा देखें तो चेंज कहाँ तक है, पहले 3 कंपोनेंट्स में चेंज है, अगले 2 कंपोनेंट्स दोनों में सेम हैं। यानी जैसे ही आप हिडन लेयर के पीछे की तरफ मूव करते हैं, यानी एक ये वाला एरो जो है और एक ये वाला एरो, ये दोनों में कॉमन रहेगा, जबकि अगले 3 एरोज़ जो हैं वो हर न्यूरॉन के अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट होंगे। और अगर आप ये डेरिवेटिव कंप्यूट करें
तो आप देखेंगे कि उसी तरह का तकरीबन जवाब आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे न्यूरॉन 2 इन्वॉल्व हो गया है, यानी आउटपुट ऑफ न्यूरॉन 2 माइनस डिज़ायर्ड आउटपुट ऑफ न्यूरॉन 2, एफ ऑफ एक्टिवेशन ऑफ न्यूरॉन 2 इंटू 1 माइनस एफ ऑफ एक्टिवेशन ऑफ न्यूरॉन 2, यानी यहाँ पे न्यूरॉन 2। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे V3 नहीं आ रहा, अब यहाँ पे V4 आ रहा है। क्यों V4 आ रहा है वो आप यहाँ से इस जगह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि जो आउटपुट 2 न्यूरॉन है इसकी एक्टिवेशन जो है वो बराबर है हिडन लेयर के न्यूरॉन की आउटपुट मल्टीप्लाइड बाई वेट, यहाँ पे चेंज हो गया है, V4 आ गया। तो जब अब आप यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ आउटपुट न्यूरॉन 2 विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट ऑफ हिडन लेयर्स न्यूरॉन फाइंड करेंगे, तो जाहिर बात है कि वो अब यहाँ पे आपके पास V4 आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे V4 आ रहा है, रिमेनिंग 2 कंपोनेंट्स आर सेम। तो लिहाजा ये अब यहाँ से आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से आप ये डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे। अब आप इन दोनों डेरिवेटिव्स को जमा कर दें तो ऑब्वियसली पहले 3 कंपोनेंट्स दोनों में डिफरेंट हैं और लास्ट 2 कंपोनेंट्स कॉमन हैं, तो बेसिकली आप उन दोनों को कॉमन लेके इनर पार्ट में फर्स्ट 3 कंपोनेंट्स ऑफ एरर 1 वाले प्लस फर्स्ट 3 कंपोनेंट्स ऑफ एरर 2, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे लास्ट 2 कंपोनेंट्स जो कि दोनों में कॉमन है, या इसको डायरेक्टली आप इस तरह से भी दोनों को जमा करके सिंपली जो आपके पास आंसर आ रहा है दैट इज़ वेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एरर विद रिस्पेक्ट टू वेट आई। तो ये है जी हमारा अगर मोर देन वन लेयर, यानी अगर हिडन लेयर का कोई वेट आपने अपडेट करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला डिराइव होगा या किस तरीके से वो अब हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं जी इस रूल को, क्योंकि लेयर्स ज़रूरी तो नहीं कि हमारे पास 2 ही हों, लेयर्स 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो मैं इसको जनरलाइज करने के लिए अब एक थोड़ा सा एक डिफरेंट आर्किटेक्चर एज्यूम करूँगा और उस पर इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ये वो आर्किटेक्चर है, ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने अब इसके अंदर 2 हिडन लेयर्स ऐड कर दी हैं। लास्ट लेयर इज़ दी आउटपुट लेयर, दरमियान में 2 हिडन लेयर्स हैं, और फर्स्ट लेयर आप जानते हैं कि वो इनपुट लेयर है, वो न्यूरॉन्स की लेयर नहीं है। थोड़ा सा आप इस नोटेशन को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट लेयर के वेट्स हैं उनको मैंने W और सुपरस्क्रिप्ट में 1 लिखा हुआ है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट में 1 लिखा हुआ है जो फर्स्ट लेयर के वेट्स हैं, ठीक है। और जो सेकंड लेयर के वेट्स हैं उनके सुपरस्क्रिप्ट में मैंने 2 लिखा हुआ है ताकि वेट्स डिफ्रेंशिएट हो सकें, और जो थर्ड लेयर के वेट्स हैं उनके सुपरस्क्रिप्ट में मैंने 3 लिखा हुआ है। नीचे जो सबस्क्रिप्ट है वो बेसिकली ये बता रहा है कि एज जो है वो किस न्यूरॉन में इंसिडेंट है, और यानी किस न्यूरॉन में दाखिल हो रहा है और किस न्यूरॉन से वो इनपुट आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस पर्टिकुलर वेट की बात करूं तो ये वेट मुझे बता रहा है कि सुपरस्क्रिप्ट बता रहा है कि ये फर्स्ट लेयर का वेट है, और 1 2 जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो पहला जो 1 है ये बता रहा है कि किस नंबर वाले न्यूरॉन में ये इनपुट हो रहा है एज, और दूसरा जो नंबर है वो बता रहा है कि किस न्यूरॉन पिछली लेयर के किस न्यूरॉन या इनपुट यूनिट में से ये एज आ रहा है। तो पहला नंबर 1 है, तो इसका मतलब जिस न्यूरॉन में ये इनपुट हो रहा है ये वेट, उसका नंबर जो है वो 1 है उस न्यूरॉन का, और जिसमें से ये इनपुट आ रही है उसका नंबर 2 है। तो ये यहाँ से बेसिकली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाकी जो न्यूरॉन्स हैं हमारे पास, उनकी जो आउटपुट्स हैं उनको मैं ए से लिख रहा हूँ। पहली लेयर के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी आउटपुट्स के अंदर मैंने सुपरस्क्रिप्ट में 1 लिखा हुआ है जो ये बता रहा है कि ये फर्स्ट लेयर के आउटपुट्स हैं, और दूसरी लेयर के जो आउटपुट्स हैं उनके ऊपर मैंने 2 लिखा हुआ है जो ये बता रहा है कि ये सेकेंड लेयर की आउटपुट्स हैं। तीसरी लेयर की जो आउटपुट्स हैं उनके सुपरस्क्रिप्ट में मैंने 3 लिखा हुआ है जो मुझे ये बता रहा है कि ये तीसरी लेयर की आउटपुट्स हैं, और नीचे जो सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा हुआ है तो ये फर्स्ट न्यूरॉन ऑफ हिडन लेयर 1 है, ये सेकंड न्यूरॉन है इस लेयर का, फर्स्ट सेकंड, यानी न्यूरॉन नंबर जो है वो मैंने सबस्क्रिप्ट में लिख दिया है। तो आई होप ये नोटेशन आपको समझ आ गई होगी जो मैंने यहाँ पे बनाई है। ये +1 जो लिखे हुए हैं ये बायसेस हैं, हर एक बायस को मैंने +1 पर फिक्स कर दिया है। और अगर वही वाला जो रूल मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, अगर वो डेरिवेटिव रूल अप्लाई करें, तो अब अगर मुझे ये वाला वेट अपडेट करना हो, ये वाला वेट आउटपुट लेयर, यानी अभी मैं पहले बात करता हूँ आउटपुट लेयर के एक वेट को अपडेट करने के लिए क्या रूल बन रहा है।
तो अगर ओवरऑल जनरल डेल्टा रूल की अगर हम बात करें तो न्यू वेट जो हमारे पास इसके लिए आएगा दैट विल बी इक्वल टू द ओल्ड वेट माइनस learning rate into rate of change of error with respect to this weight. ये वो कंपोनेंट है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। पिछला जो पार्ट है ये तो डेल्टा रूल का हिस्सा है, हम इसे जानते ही हैं। ये फिगर मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी है जो पिछले हमने स्लाइड्स में डिस्कस की है, ताकि आप थोड़ा सा इसको रिकॉल करके मैच कर सकें कि क्या वाकई जो मैंने ये रेड कलर में पोर्शन लिखा है इस फॉर्मूला का यही जवाब आता है कि नहीं। तो आप देखेंगे यही जवाब आएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, इस जगह पे यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा हुआ, मैं इस 2 को डिस्कार्ड कर रहा हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है कि जो एरर फंक्शन होता है जी, आप उस एरर फंक्शन में, यानी जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था, अगर मैं उस एरर फंक्शन में ये एज्यूम कर लूँ कि एरर इज़ इक्वल टू 1/2 इनटू y एक्चुअल माइनस y डिज़ायर्ड, अगर आप ये एज्यूम करके चलें और उसका स्क्वायर, तो अब जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा ये 2 खत्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे समझ लेंगे एज्यूम किया था, तो 2 इस वजह से मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ जी, 2 इस वजह से नहीं है। बाकी आप वही देख सकते हैं कि y एक्चुअल माइनस y डिज़ायर्ड, यहाँ पे y डिज़ायर्ड का नाम y1 है, ठीक है। जो पहले न्यूरॉन में y डिज़ायर्ड है उसका नाम y1 है, दूसरे न्यूरॉन में जो आउटपुट डिज़ायर्ड है उसका नाम y2 मैंने रख दिया हुआ है। तो ये y डिज़ायर्ड बेसिकली वो है, और ये A3 ऑफ 1 यानी कि तीसरी लेयर के पहले न्यूरॉन की आउटपुट, तो ये मेरे उस y एक्चुअल है फॉर दैट न्यूरॉन। ये बेसिकली इस न्यूरॉन की जो आउटपुट है वो एक्चुअल आउटपुट भी बन रही है क्योंकि ये आउटपुट न्यूरॉन है। तो वही चीज़ है, मैंने इसको यहाँ पे थोड़ी सी नोटेशन उस हिसाब से यूज़ की है। मल्टीप्लाइड बाई ये जो जी प्राइम है, ये बेसिकली अगर आप पिछली स्लाइड के साथ इसे मैच करेंगे तो ये है, ये बेसिकली इस चीज़ को डील कर रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट ऑफ दिस आउटपुट न्यूरॉन विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्टिवेशन, ठीक है ना। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्टिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन, जो हमने पिछली स्लाइड पर देखा। मैंने कहा था कि ये डिपेंड कर रहा है कि आप एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर सिग्मॉइड यूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्टिवेशन इंटू 1 माइनस एफ ऑफ एक्टिवेशन। तो इसी तरीके से मैंने थोड़ा जनरलाइज करने के लिए अब वो जो फंक्शन है उसको एफ़ की बजाय मैं जी लिख रहा हूँ, और ये जी प्राइम बेसिकली ये बता रहा है, जी प्राइम का मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन जो भी आएगा। अगर आप सिग्मॉइड यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसकी जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी इस जगह पे फिर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी एफ ऑफ ए सुपरस्क्रिप्ट में 3 और सबस्क्रिप्ट में 1 इनटू 1 माइनस एफ ऑफ ए सुपरस्क्रिप्ट में यहाँ पे 3 आ रहा है और नीचे 1 आ रहा है। तो ये वही सिग्मॉइड वाला जो फॉर्मूला था, ये वो चीज़ आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इन जनरल लिख दिया कि डेरिवेटिव ऑफ दैट एक्टिवेशन फंक्शन, और मल्टीप्लाइड बाई A21, यानी आपको ये याद है कि वहाँ पे हमने बात की थी कि इस वेट पर जो इनपुट आ रही होगी, अगर एक ही न्यूरॉन है तो जो इसे, या अगर ये लास्ट लेयर का कोई वेट है जिसको आप अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ से जो इनपुट आ रही होगी वो इनपुट यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ से इनपुट क्या आ रही है, A21, यानी आउटपुट ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन ऑफ सेकेंड लेयर, ठीक है जी। तो ये बेसिकली यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे पिछले से मैच करके थोड़ा सा देख लीजिए। मैंने नोटेशन थोड़ी सी चेंज की है क्योंकि मैं इसे जनरलाइज करने जा रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे नोटेशन इस तरह की यूज़ की है। अलबत्ता ये वही फार्मूला है और ये वही चीज़ है, इसमें किसी किस्म का कोई कुछ न्यू नहीं है। दिस इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट ऑफ द आउटपुट न्यूरॉन नंबर 1, rate of change of output of neuron number 1 with respect to the activation of output neuron number 1, and rate of change of activation of output neuron 1 with respect to the weight 1 जो कि थर्ड लेयर का वेट है। ये वही चीज़ है। ओके, अब हमने लास्ट स्लाइड पर जो ये फॉर्मूला डिराइव किया था, इस फॉर्मूला को मैंने अब 2 हिस्सों में बांटा है। एक पोर्शन है जिसमें जिसके अंदर हमने बात की थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर ऑफ न्यूरॉन 1 विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट ऑफ न्यूरॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट
ऑफ आउटपुट न्यूरॉन 1 विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिवेशन ऑफ न्यूरॉन 1। वो जो पहले दो कंपोनेंट्स थे उसको मैं एक नाम दे रहा हूँ जी यहाँ पे, ये आपने जहन में रखना है कि ये एरर है ऑफ आउटपुट न्यूरॉन नंबर 1, यानी इस न्यूरॉन का ये एरर है, जिसमें यानी इसको मैं ई एरर कह लें या जो भी, अभी मैं फ़िलहाल यूजुअली हम ये टर्म यूज़ करते हैं तो इस वजह से मैंने भी इसे कहा है, वरना तो एरर वो था जिसको आप कह रहे थे वाई एक्चुअल माइनस वाई डिज़ायर्ड वाली जो बात हम कर रहे थे। लेकिन बहरहाल इसको मैं एक टोटल एरर कह सकता हूँ ऑफ आउटपुट न्यूरॉन 1, यानी ये वो चीज़ है कि यहाँ से अगर आपको याद हो कि ई से मैंने एक एरर निकाला था, मैंने कहा था कि ये इसके वाई एक्चुअल पर डिपेंड कर रहा है और ये जो वाई एक्चुअल है ये इसकी एक्टिवेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो लास्ट टू कंपोनेंट्स थे ये बेसिकली मैंने यहाँ पे ग्रीन कर दिए हैं और इसको मैंने नाम दे दिया है एरर। एरर एक टर्म मैं बना रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि इस आउटपुट न्यूरॉन 1 का एरर है ये, ठीक है। और अब और आप इस वो कनेक्शन वेट जिसको आपने अपडेट करना है उस कनेक्शन वेट के विद रिस्पेक्ट, जिसके विद रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, उस वो जिस और किसी जिस भी न्यूरॉन में से वो इनपुट आ रही है उस न्यूरॉन की आउटपुट के साथ आप इसे ज़रब दे देंगे इस एरर को, तो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दैट वेट। यानी ये बेसिकली ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू वेट W11 ऑफ लेयर 3 इज इक्वल टू एरर ऑफ आउटपुट न्यूरॉन 1, ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाई आउटपुट ऑफ दैट न्यूरॉन जिसके साथ वो कनेक्शन वेट जुड़ा हुआ है पिछली लेयर में, तो उसकी आउटपुट से आप इसे ज़रब दे दें तो आपके पास डेरिवेटिव आएगा। ये हम थोड़ा जनरलाइज कर रहे हैं इसको और थोड़ा सा अगली स्लाइड पर मैं पिछली लेयर की तरफ जैसे जैसे मूव करूँगा तो ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होता चला जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखें इस वेट की आप बात करें, ये अब मैंने पिछली लेयर का एक जो वेट है ये चूज़ कर लिया है कि अगर ये वाला वेट अपडेट करना हो तो अब मुझे डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट लेना होगा, ज़ाहिरी बात है कि इसके विद रिस्पेक्ट लेना होगा। यानी मुझे अब इस वेट को अगर अपडेट करना है तो इसके ओल्ड वेट में से मुझे अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके ये जो आगे यहाँ से लेके यानी इस जगह से लेके इस जगह तक ये लिखा हुआ है दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू दिस वेट, जो मैंने वेट हाईलाइट किया है। और इसमें आप देख सकते हैं वही कंपोनेंट्स सारे के सारे शामिल हैं जो मैंने उधर हाईलाइट किए थे। चूँकि आउटपुट न्यूरॉन्स जो हैं वो दो हैं तो इस वजह से पहले तीन कंपोनेंट ये वाले जो हैं जी, ये समेशन से पहले ये आउटपुट न्यूरॉन 1 के हवाले से आए हैं और अगले जो ये तीन कंपोनेंट हैं ये आउटपुट न्यूरॉन 2 के हवाले से आए हैं। दोनों को आपने जमा किया है और ये वो लास्ट टू कंपोनेंट्स थे जिनको मैंने कहा था कॉमन लेके आप दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये पहले वाले पोर्शन से इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएं और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएं, तो ये वही चीज़ बन जाएगी जो हमने निकाला था E1 प्लस E2, यानी दो अगर एरर्स हैं हमारे पास, अगर दो आउटपुट न्यूरॉन्स हैं हमारे पास तो ये वही चीज़ आ गई रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट न्यूरॉन 1's आउटपुट, उसकी आउटपुट के विद रिस्पेक्ट। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट न्यूरॉन 1's आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन ऑफ दैट न्यूरॉन। और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ आउटपुट न्यूरॉन 1 विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट ऑफ प्रीवियस हिडन लेयर्स न्यूरॉन जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है। ये वाला न्यूरॉन है जी जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से ये A21 यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये तो था, यहाँ तक डिफरेंट था पहले न्यूरॉन का और फिर दूसरे न्यूरॉन का जो है वो ज़ाहिरी बात है कि वो डिफरेंट है, उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू, यानी ये पहला एरर 1 था, ये वाला जो था ये एरर 1 था, ये बेसिकली एरर 2 वाली बात हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट ऑफ सेकंड आउटपुट न्यूरॉन multiplied by rate of change of output of second neuron with respect to activation of second output neuron multiplied by rate of change of activation of second neuron with respect to again वो भी connection weight जो है वो भी इधर ही आ रहा है, तो इसकी आउटपुट के विद रिस्पेक्ट आप ये डिफरेंट है। और फिर यहाँ से जो आगे साइकिल चल रहा था वो ये था कि जी रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट ऑफ दिस न्यूरॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन ऑफ दिस न्यूरॉन, वो कॉमन है दोनों में, तो इस वजह से वो मैंने यहाँ पे ये वाला पोर्शन लैदा कर दिया कि वो डेरिवेटिव ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन जो है
ऑफ दिस न्यूरॉन वो आ जाएगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ देन आपके पास आगे आएगा एक्टिवेशन ऑफ दिस न्यूरॉन विद रिस्पेक्ट टू दिस वेट। ये वाला जो एरो है उसके अगेंस्ट आपके पास ये A11 आ जाएगा, क्योंकि ये A11 से जुड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली वो ये आपकी वो समेशन है जो दोनों को सम कर रहे हैं हम, और ये आपके पास बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिव आउटपुट ऑफ हिडन लेयर्स न्यूरॉन टू उसके फर्स्ट न्यूरॉन की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन ऑफ दैट न्यूरॉन, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ दैट न्यूरॉन विद रिस्पेक्ट टू दी वेट जिसके विद रिस्पेक्ट आप ये अपडेट कर रहे हैं। तो ये वही वाली चीज़ है जो हम पीछे एक डिफरेंट एग्जांपल में कर चुके हुए हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसे जनरलाइज करना है, तो इस वजह से मैंने कुछ न्यू नोटेशंस इंट्रोड्यूस करवा के उसके मुताबिक इस पे बात कर रहा हूँ। तो ये वो फॉर्मूला है, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर है जी विद रिस्पेक्ट टू ये वाला वेट, ये वाला वेट। और इसको मैंने जो अंदर ग्रीन पोर्शन कर दिया है, ये बेसिकली मैं वही एरर वाली टर्म जो मैंने पीछे लास्ट लेयर के वेट के लिए इंट्रोड्यूस करवाई थी, अब मैं उसको इस सेकंड लास्ट लेयर के वेट के लिए भी इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, कि वो मेरे पास क्या है, ये दैट इज़ एरर ऑफ A21, यानी इस न्यूरॉन का एरर। ठीक है जी, जो कि सम के बराबर है पहले तीन कंपोनेंट्स वही वाला के रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट ऑफ दिस न्यूरॉन, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट ऑफ दिस न्यूरॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन ऑफ दिस न्यूरॉन, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ दिस न्यूरॉन विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट ऑफ दिस हिडन लेयर्स न्यूरॉन। और इसी तरह से यहाँ पे था रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर ऑफ this second neuron with respect to output of this neuron, rate of change of output of this neuron with respect to activation of this neuron, और फिर rate of change of activation of this neuron with respect to output of this hidden neuron। तो ये समेशन है बीच में दोनों को सम करने के लिए। तो ये वही चीज़ हमारे पास एरर जो है वो यहाँ पे हमने ये अब यहाँ पे हमारे पास एरर डिफ़ाइन हो गया। और मैंने लास्ट टाइम पिछली स्लाइड पर डिस्कस किया था कि जिस वेट को अपडेट करना हो, तो जहाँ से वो कनेक्शन आ रहा है उसके साथ अगर उसकी न्यूरॉन की आउटपुट के साथ आप इस एरर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दैट वेट। ये अब आप थोड़ा सा इसको अगर अंडरस्टैंड करना है, तो मैंने पिछली स्लाइड में ये जनरलाइज किया था कि एरर ऑफ दिस न्यूरॉन क्या है, इस न्यूरॉन का एरर क्या है, वो हमने बात की थी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट ऑफ दिस न्यूरॉन, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट ऑफ दिस न्यूरॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन ऑफ दिस न्यूरॉन। तो वो वही वाली जो चीज़ थी। ठीक है जी, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने फिर आगे जिस वेट के साथ ये पिछले न्यूरॉन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर उसके साथ हम ज़रब दे दें, तो प्लस रेट ऑफ एरर एट दिस न्यूरॉन क्या था, और उसको जिस वेट के साथ वो जुड़ा हुआ है पिछले न्यूरॉन से, उससे ज़रब दे दें, और इन दोनों को हम जमा कर दें, क्योंकि ये न्यूरॉन के साथ दो न्यूरॉन्स आगे, दोनों आउटपुट न्यूरॉन जुड़े हुए हैं, तो इनको जमा कर दें, तो ये एरर बन जाएगा बेसिकली इस न्यूरॉन का मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट ऑफ दिस हिडन न्यूरॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन ऑफ दिस न्यूरॉन। ये वाली जो बात थी, ये वाली बात जो थी। ठीक है जी, तो ये वाला जो पोर्शन है, तो ये आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये आपके पास इस लेयर का एरर आ गया। तो इसके एरर से यानी हमने फिर डिराइव क्या किया कि जो एरर मैंने इसके लिए बनाया था और जो एरर मैंने इसके लिए बनाया था, इन दोनों के एरर से अब मैं इसका एरर जो है, ये हिडन लेयर का न्यूरॉन, इसका एरर कंप्यूट कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ करना क्या है कि इसके एरर से जो वेट इन दोनों न्यूरॉन्स को जोड़ रहा है, इस न्यूरॉन को इस न्यूरॉन से जोड़ रहा है, उस वेट से ज़रब दे दें, और फिर दूसरे न्यूरॉन आउटपुट न्यूरॉन का एरर है, उसके साथ जो कनेक्शन वेट इस न्यूरॉन हिडन न्यूरॉन को जोड़ रहा है उसके साथ ज़रब दे दें, और दोनों को जमा कर दें। और अगर 3 होते तो फिर तीसरे न्यूरॉन के साथ भी जो वेट जोड़ रहा होता, उसके एरर को उस वेट से ज़रब दे के उसको भी इसमें जमा कर देते। और फिर फाइनली इस न्यूरॉन की जिसका एरर निकालना है, उसके एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट ऑफ दैट न्यूरॉन विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिवेशन ऑफ दिस हिडन न्यूरॉन अगर आपने निकालनी है तो वो इसी से रिप्रेजेंट होगी। तो ये हमारे पास इस न्यूरॉन का एरर आ जाएगा। तो लिहाजा अगली जो लेयर है उसके एरर से हम पिछली लेयर का एरर निकाल सकते हैं, और एरर में हम सिंपली
जिस वेट को अपडेट करना है वो वेट जहाँ से आ रहा है वो वाली इनपुट आपने ज़रब देनी है, तो आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा एरर का विद रिस्पेक्ट टू दैट वेट। इसको फर्दर जनरलाइज करने के लिए तीसरी लेयर के लिए आगे हम देखेंगे। तो ये आपके पास वही चीज़ जो अभी मैंने डिस्कस की। अब अगर आप इस वेट की बात करें, अगर आप इस वेट की हम बात करें, तो मुझे इस वेट को अपडेट करने के लिए, इस वेट को अपडेट करने के लिए शुरू से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास इस लेयर, इस न्यूरॉन का एरर मौजूद है और मेरे पास इस न्यूरॉन का एरर मौजूद है, तो क्योंकि ये वेट जो है ये जुड़ा हुआ है इस न्यूरॉन के साथ और ये न्यूरॉन आगे इन दो न्यूरॉन्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों के अगर मेरे पास एरर मौजूद हैं तो मैं इस एरर को इस वेट से मल्टीप्लाई करूँगा और इस एरर को इस वेट से मल्टीप्लाई करूँगा। जो वेट्स, जो कनेक्शंस इन न्यूरॉन्स की तरफ लेके आ रहे हैं इस न्यूरॉन से, और दोनों को जमा कर दूँगा। और उसके बाद इस न्यूरॉन के एक्टिवेशन फंक्शन का, इसकी एक्टिवेशन के विद रिस्पेक्ट इसके एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव ले लूँगा, उससे इसे ज़रब दे दूँगा, तो मेरे पास इस न्यूरॉन का एरर आ जाएगा। यानी कि एरर ऑफ A21 यानी इस न्यूरॉन का एरर मल्टीप्लाइड बाई W211 यानी कि ये वाला वेट, जमा एरर ऑफ A22 यानी एरर ऑफ दिस न्यूरॉन मल्टीप्लाइड बाई W221 यानी कि ये वाला वेट, इनको जमा करके फिर आपने ज़रब दे दिया डेरिवेशन ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ A11 यानी कि इस न्यूरॉन के एक्टिवेशन फंक्शन के डेरिवेशन के साथ, तो मेरे पास क्या आ गया, इसका एरर आ गया जी, ये एरर इसका कंप्यूट हो जाएगा। तो ठीक है, जबकि मुझे ये पता है कि इसका एरर किसके बराबर है, ये हमने पिछली स्लाइड पर कंप्यूट किया हुआ है, और इसका एरर किसके बराबर होगा, ये वाला, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो लिहाजा अब मेरे पास फाइनली एक फॉर्मूला बना कि, और फिर मैं इस जब मेरे पास ये वाला एरर आ जाएगा, इस न्यूरॉन का एरर आ जाएगा, तो मुझे अगर इस वेट के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है तो सिंपल मैं ये वाली जो इनपुट है इसके साथ इस ई के साथ ज़रब दे दूंगा, ठीक है जी। और इस ई के साथ जब ज़रब दूंगा तो मेरे पास जो भी, यानी ये जो ई आपने निकाला है आप इसे मल्टीप्लाई कर दें x2 के साथ, तो आपके पास ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वेट, ये वाला जो वेट है फर्स्ट लेयर का 1 2 नंबर वेट जो है। तो एक जनरल फार्मूला यहाँ पे बन गया जी, वो जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि अगर मुझे निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू सम वेट जो कि ith लेयर का वेट हो, ith लेयर का वेट जो अगले न्यूरॉन अगली लेयर के jth न्यूरॉन में जा रहा हो और पिछली लेयर के kth न्यूरॉन में से आ रहा हो, ये अगर है तो मुझे चाहिए क्या, मुझे एरर चाहिए ith लेयर के jth न्यूरॉन का एरर चाहिए, ठीक है जी। ith लेयर यानी कि, अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मुझे ith लेयर के वेट के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना हो जो अगली लेयर के jth न्यूरॉन में वो जा रहा हो और पिछली लेयर के kth न्यूरॉन या इनपुट यूनिट में से आ रहा हो, तो मुझे एरर चाहिए ith लेयर के उस jth न्यूरॉन का जिसे मैं ज़रब दूंगा पिछली i-1 पिछली लेयर के kth न्यूरॉन की आउटपुट से, तो मेरे पास वो रेट ऑफ चेंज निकल के आ जाएगा। बाकी एरर कैसे कंप्यूट करना है उसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है कि आप हर अगली लेयर के एरर से पिछली लेयर के एरर को आप निकाल सकते हैं। यानी ये आपने बेसिकली, यानी सबसे पहले इसी को हम बैक प्रोपेगेशन कहते हैं कि वो एरर जो है वो बैकवर्ड प्रोपेगेट करेगा। यानी आपको करना क्या होता है, सिंपली लेट मी फर्स्ट एरेज दिस, अगर मैं इसे एरेज कर दूं तो अगर मैं चाहता ये हूँ सपोज कि जी मुझे कोई एक वेट अपडेट करना है, सपोज मुझे ये वेट अपडेट करना है, ठीक है, तो या कोई भी वेट या सारे वेट अपडेट करने हैं, तो यानी रूल ये है कि आप पहले ये वाला एरर निकाल लें, इस न्यूरॉन का एरर निकालें और इस न्यूरॉन का एरर निकालें।
ये एरर वो नहीं है जो हम स्क्वायर्ड एरर लेके जिसको मिनिमाइज़ कर रहे हैं। ये एरर मतलब जो मैंने अभी इसमें डेफिनेशन दी, मतलब इसका एरर किसके बराबर आएगा कि यहाँ पे एक एरर फंक्शन होगा जो y एक्चुअल माइनस y डिज़ायर्ड था, वो वाला जो एरर फंक्शन था, उस एरर फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट ऑफ दिस न्यूरॉन और डेरिवेटिव ऑफ आउटपुट ऑफ दिस न्यूरॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन ऑफ दिस न्यूरॉन। ये क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ये इस न्यूरॉन का एरर आ जाएगा। इसी तरह से इसका भी एक एरर फंक्शन के अगेंस्ट एक एरर आ रहा होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट ऑफ दिस न्यूरॉन और रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट ऑफ दिस न्यूरॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन ऑफ दिस न्यूरॉन, जो एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव, ये इन दोनों का एरर आ गया। अब मुझे अगर ये वाला एरर निकालना है, इस एरर को अगर मुझे फाइंड करना है, तो ये एरर बराबर किसके होगा, इसको ज़रा गौर से देख लें कि ये एरर इस एरर को इस वेट से ज़रब दें जमा इस एरर को इस वेट से ज़रब दें, और फिर जो सम आए उन दोनों को रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट ऑफ दिस न्यूरॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ दिस न्यूरॉन उसके साथ ज़रब दे दें। ठीक है जी, ये मेरे पास यहाँ एरर आ जाएगा। अगर मुझे ये एरर निकालना है तो ये भी बहुत सिंपल है कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि इस एरर को मुझे इस वेट से ज़रब देना होगा, ठीक है जी, और फिर उसके बाद इस एरर को मुझे इस वेट से ज़रब देना होगा, दोनों को जमा करना होगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस आउटपुट ऑफ दिस हिडन न्यूरॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन ऑफ दिस न्यूरॉन उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ एरर चाहिए तो मैं जो एरर यहाँ कंप्यूट कर चुका हुआ हूँ इन दो लेयर्स पे, इन दो न्यूरॉन्स में, मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी को वापस बैक प्रोपेगेट कर सकता हूँ कि इस एरर को मुझे ज़रब देनी होगी इस वेट से और जनाब इस एरर को मुझे ज़रब देनी होगी इस वेट से, दोनों को करना होगा जमा और उसे मल्टीप्लाई करना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट ऑफ दिस न्यूरॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन ऑफ दिस न्यूरॉन। और इसी तरह से अगर मुझे रिक्वायर्ड है लेट्स से कि इस न्यूरॉन का एरर, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगेन मुझे इस एरर को विद रिस्पेक्ट टू दिस वेट नहीं, इस एरर को इस वेट से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा और फिर इस एरर को इस वेट से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों को जमा करके रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट ऑफ दिस न्यूरॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन ऑफ दिस न्यूरॉन, जो कि इसके एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेशन हो। जब ये एरर्स आ जाएंगे और अब मुझे अगर ये वाला वेट अपडेट करना है तो सिंपली मुझे इस एरर को, जो भी मेरे पास ये एरर आया है, इस एरर को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा इस x1 के साथ, तो ये वेट अपडेट हो जाएगा। ठीक है जी, अगर मुझे फ़र्ज़ करें ये वाला वेट अपडेट करना है तो फिर मुझे इस एरर को ज़रब देनी होगी x2 के साथ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर आ जाएगा, टोटल एरर विद रिस्पेक्ट टू दिस वेट। अगर मुझे ये वाला वेट अपडेट करना है, अगर मुझे ये वाला अपडेट करना है वेट, ये कहाँ से आ रहा है, ये इस बायस से आ रहा है, तो मुझे इस एरर को ज़रब देनी होगी इस 1 के साथ, क्योंकि ये 1 इनपुट आ रही, तो फिर मेरे पास जो जवाब आएगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस वेट, जिसे आगे फिर लर्निंग रेट से ज़रब दे के ओल्ड वेट में से माइनस कर सकते हैं। तो आई होप मेरे इस लेक्चर में, आल्दो के मैं इसे कम टाइम में कवर करना चाह रहा था लेकिन इट कंज्यूम्ड अराउंड 1 आवर, लेकिन ये है कि मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं और ये समझा सकूं कि इसे जनरलाइज़ कैसे किया जा सकता है। अगर आप ये एरर वाला कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर लेते हैं तो अब आप इजीली जितनी भी लेयर्स होंगी आप उस एरर को बैकवर्ड प्रोपेगेट करते हुए किसी भी पर्टिकुलर वेट को कैलकुलेट करने के लिए जो उसका फॉर्मूला